कथा चर्चा रेडियो प्लेबैक इंडिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। रेडियो प्लेबैक इंडिया की ओर से नमस्ते। और पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। जो लोग हमारे पुराने परिचित हैं, जो रेडियो प्लेबैक इंडिया को सुनते रहे हैं, उन सबको तो शायद पता ही होगा कि रेडियो प्लेबैक इंडिया पे हम पिछले 10-15 सालों से बहुत से कार्यक्रम और उनके पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहे हैं, जिनमें एक खास कार्यक्रम एक मुलाकात, काव्य चर्चा और बोलती कहानियां थी। बोलती कहानियां में मुख्य रूप से मौलिक हिंदी की कहानियां और अनेक अन्य भाषाओं से अनुवाद की हुई कहानियां भी हम लोग लाते हैं। और अभी उसी सिलसिले में हमारा प्रयास ये है कि हम कथा चर्चा के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें एक प्रख्यात साहित्यकार को बुला के उनकी कहानी पे चर्चा की जा सके, वे अपना कथा पाठ करें और फिर हमारे श्रोता और उनके पाठक सब मिलकर उनसे उनकी कहानी या उनके साहित्य रचना, सृजन के तरीके और उसकी प्रेरणा आदि के बारे में संबंधित प्रश्न कर सकें। आज के हमारे अतिथि हैं पंकज सुबीर, और हम सबको पता है पंकज जी एक प्रख्यात साहित्यकार हैं। उनकी कहानी कुफ्र पे एक लघु फिल्म बन चुकी है। उनकी कहानी दो एकांत पर तो बियाबान शीर्षक से फुल लेंथ फीचर फिल्म ही बन चुकी है, जिसमें पटकथा, संवाद, गीत, लेखन सभी पंकज जी ने किया है। उनकी 3 अन्य कहानियों पे भी हिंदी फीचर फिल्में बन रही हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि रेडियो प्लेबैक इंडिया से पंकज जी की पहचान बहुत पुरानी है। हमारे आरंभिक दिनों में उन्होंने गजल लिखना सिखाने के लिए एक नियमित क्लास चलाई थी। बाद में तरही मुशायरे और अन्य आयोजनों द्वारा अनेक नए शायरों की कतार खड़ी कर दी थी। मजे की बात यह कि उनके शिष्यों में से कई आज बहुत ख्यातनाम शायर हैं। उनकी किताबों ने बेस्ट सेलर सूचियों को समृद्ध किया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गर्व की बात यह है कि मेरे पहले काव्य संकलन पतझड़, सावन, वसंत, बहार की समीक्षा हिंदी युग के लिए पंकज सुबीर जी ने की थी। बोलती कहानियां के साप्ताहिक पॉडकास्ट में हमने उनकी कई कहानियां पढ़ी हैं। अंधेरे का गणित, लव जिहाद उर्फ उदास आंखों वाला लड़का, पलाश और ईस्ट इंडिया कंपनी तो मैंने ही पढ़ी थी और दोनों ही बहुत ही अच्छी लगी। पलाश तो बिल्कुल जैसे दिल को छूने वाली एक नरम भावना। पंकज जी विभोम स्वर और शिवना साहित्यिकी के संपादक हैं। पंकज जी ने साहित्य की कोई विधा नहीं छोड़ी है। उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, कथा यूके अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान इनमें से प्रमुख हैं। वे अमेरिका और कनाडा में भी हिंदी लेखन के लिए सम्मानित हुए हैं। श्रोताओं को एक बार याद दिला दूं कि रेडियो प्लेबैक इंडिया सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्थलों पर सुना जा सकता है। एक मुलाकात, बोलती कहानियां, काव्य तरंग तथा अन्य कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। कथा चर्चा के नाम से आज जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं एक बार फिर पंकज सुबीर जी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा, पहले पंकज जी द्वारा उनका कथा पाठ, और ये बिल्कुल नई कहानी है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है। कथा के बाद एक वार्ता उनके साथ, जिसमें श्रोता अपने विषय से संबंधित प्रश्न उनसे पूछ सकेंगे। कृपया अपने फोन, माइक आदि म्यूट कर लें ताकि पंकज जी की आवाज सुनने में हमें व्यवधान ना हो। और इसके साथ एक बार फिर पंकज जी का स्वागत है। पंकज जी, आप कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें और आरंभ करें। श्री गणेश। जी जी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, इतने अच्छे से मेरा परिचय देने के लिए। और रेडियो प्लेबैक इंडिया का बहुत धन्यवाद। सजीव भाई पुराने मित्र हैं और मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग के दौर से हम लोग मित्र रहे हैं और उनको इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप सबको नमस्कार। मैं जो आज कहानी यहाँ पढ़ रहा हूँ वो नई कहानी है। उसका शीर्षक है कैद पानी। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। इतनी दूर तू वैसे ही आती जाती है, थोड़ी दूर और चली जाना। थोड़ा ज़्यादा चलने में छाले तो नहीं पड़ जाएंगे पाँव में। आंगन में बिछी खटिया पर अधलेटे होकर बीड़ी फूंकते हुए कहा रमेश ने। थोड़ी देर पहले ही गाय भैंसों को लेकर खेत से लौटा है। सुबह जो मवेशियों को लेकर निकलता है तो शाम ढले ही उसका घर लौटना होता है। आकर थोड़ा सुस्ताता है, गिलास भर चाय पीता है, 2-3 बीड़ी फूंकता है और फिर दूध निकालने की तैयारी करने लग जाता है। आंगन के किनारे पर ही बने चूल्हे पर उसकी पत्नी सुनीता उसके लिए चाय बना रही है। घूंघट को आंखों तक खींच कर रखा है उसने। बार बार लकड़ियों को फूंक रही है। मुझसे नहीं जाते बनता इतनी दूर। इतने सारे कपड़े और बर्तन सिर पर रख के जाने और आने में
पूरा दिन निकल जाएगा, मेरे बस की नहीं है। सुनीता ने कुछ धीमी आवाज़ में उत्तर दिया। रमेश थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, इसलिए गांव की भाषा नहीं बोलता है, जबकि सुनीता अभी भी गांव की भाषा में बात करती है, लेकिन रमेश से बात करते समय वो कोशिश करती है कि सामान्य भाषा में बात करे। तो तुझसे कौन कह रहा है कि तू अपने सिर पर रख कर ले जा। अनिल और सुनील को ले जाया कर साथ में, एक के सिर पर कपड़े रख दे और एक को बर्तन की टोकरी पकड़ा दिया कर। रमेश ने बिल्कुल लापरवाही वाले अंदाज में बीड़ी फूंकते हुए उत्तर दिया। फिर स्कूल कौन जाएंगे? बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है कि काम करने की? और इतने छोटे छोटे बच्चों को सिर पर कपड़े और बर्तन रखते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी? तुमने तो कह दिया कि बच्चों को ले जाओ। इस बार सुनीता ने रमेश पर निकाली जाने वाली झुंझलाहट को आग पर फूंक कर मार कर निकालते हुए कहा। असल में जिस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच में बहस चल रही है, उसका कारण यह है कि गांव में निस्तार के पानी के लिए दो ही साधन हैं। निस्तार मतलब पीने के अलावा जो पानी घर के दैनिक कार्यों में लगता है, वह पानी। एक तो गांव से ही बिल्कुल लगा हुआ छोटा सा कुएं से बस थोड़ा ही बड़े आकार का पोखर है। कहने को तो यह पोखर है, लेकिन है ये कुएं जैसा ही। इसमें बरसात के समय पानी भर जाता है। इसके बाद ठंड के बीतने तक और कई बार गर्मी के लग जाने तक भी इसमें इतना पानी रहता है कि उससे गांव के लोगों का निस्तार का काम चल जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना जैसे काम सुबह मर्द और दोपहर में औरतें आकर इसी पोखर पर करते हैं। कुछ वहीं जाकर काम करती हैं तो कुछ अपने गघरे बाल्टियों में पानी भरकर ले आती हैं और घर पर आकर उस पानी का उपयोग करती हैं। कुल मिलाकर यह कि गांव के 8 महीने इसी पोखर के सहारे अपनी दिनचर्या लोग चलाते हैं। इस पोखर के अलावा एक तालाब है जो गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब पोखर का पानी सूखने लगता है तो मजबूरी में गांव के लोगों को तालाब पर ही आश्रित होना पड़ता है। पीने के पानी के लिए गांव में ही 2 कुएं हैं जिनसे गांव भर का काम चल जाता है। इस पोखर को लेकर ही पिछले साल एक नई परेशानी गांव वालों के सामने आई। इस पोखर से लगा हुआ ही गांव के दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के कैलाश राठौर का घर है। कैलाश के खेत में पहले एक कुआं था जो साल भर पानी देता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से पता नहीं क्या हुआ है कि जनवरी लगते न लगते कुएं का पानी टूट जाता है। जनवरी के बाद भी फसल में कम से कम एक बार तो पानी फेरना ही पड़ता है। पहले साल जब उसके कुएं का पानी टूटा तो उसने पोखर में पानी की मोटर लगाकर अपने खेत में पानी फेर लिया। यह कानूनन ठीक नहीं था। निस्तार का पानी गांव के उपयोग के लिए होता है, खेत आदि में फेरने के लिए नहीं होता। अगर उसे खेत में फेर दिया जाएगा तो लोगों का क्या होगा? मगर इसके बाद भी गांव के लोगों ने पोखर के पानी की भागीदारी के लिए अचानक सामने आ गए इस बाहुबली का कोई विरोध नहीं किया। तो हुआ यह कि पोखर का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बड़ा हिस्सा कैलाश राठौर के खेत में चला गया और छोटा हिस्सा गांव वालों को मिला। मगर इतने के बाद भी किसी ग्रामीण ने कुछ नहीं कहा, कहने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में। और फिर यह भी था कि खेत में ही तो पानी फेर रहा है। अंदर ही अंदर कुछ सुगबुगाहट हुई, लेकिन ऊपर से तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उस साल यह हुआ कि पोखर का जो पानी मार्च के बाद तक चलता था वह जनवरी बीतने तक सूख गया। गांव वालों के लिए 1.5 किलोमीटर चलकर पानी लाने के लिए 2 महीने का समय और बढ़ गया। गांव की महिलाओं के लिए यह बड़ी आपदा थी। उसके बाद वाले साल में हुआ यह कि बरसात ही कम हुई। बरसात कम हुई तो पोखर का पानी भी कम ही था। इस साल एक नई बात हुई, और ये नई बात इस साल दिसंबर के लगते ही हो गई। सितंबर में समाप्त हुई बरसात का पानी नवंबर के अंत तक तो भरा रहता है, चलता है, मगर उसके बाद एकदम घटने लगता है। दिसंबर से जल के स्रोत सूखने शुरू हो जाते हैं। तो दिसंबर की एक रात अचानक कैलाश राठौर ने शहर से बनवाकर लाए गए एक लोहे के बड़े से गोल पिंजरे से पूरे पोखर को ढक दिया। एक तरफ बस एक छोटा सा दरवाज़ा रखा जिसमें एक मोटा सा ताला लगा दिया। बात की बात में पानी कैद हो चुका था। यह सारा काम रात को किया गया। सुबह जब गांव वाले पोखर पर पहुंचे तो वहां कैलाश राठौर और उसके 4 मुस्टंडे बेटे अपने नौकरों के साथ पोखर में मोटर लगा रहे थे पानी फेरने के लिए। इक्का दुक्का लोग पोखर पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर बिना वहां रुके तालाब की तरफ बढ़ लिए।
वहाँ रुकने का भी मतलब भी था कि जो कुछ किया जा रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ही एक दो गांव वाले वहाँ पहुँचते, वैसे ही कैलाश और उसके बेटे अपने नौकरों को ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकने लगते, ज़मीन पर लाठियाँ पटकने लगते। किसी में कुछ कहने की हिम्मत होती भी तो वह भी हवा हो जाती। पिंजरा लोहे का था और नट बोल्ट से कसा हुआ था, ऊपर से खुला हुआ था, मगर इतना ऊंचा कि उसमें चढ़कर अंदर कूदकर पानी लाना असंभव था। दोपहर होने तक यह हुआ कि पिंजरे का अस्तित्व लोग गांव वालों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह पिंजरा कैलाश राठौर ने इसलिए लगवाया था कि गांव वाले पोखर के पानी का बिल्कुल ही उपयोग न कर पाएं और उसकी खेती के लिए पानी कम नहीं पड़े। उसका मानना था कि महिलाएं जो दोपहर में आकर पोखर का पानी भर भर कर अपने घर ले जाती हैं, वह पानी भी तो उसके खेतों के लिए कम पड़ेगा। उसके खेत को तो पानी की बहुत ज़रूरत है। पूरा गांव अगर पोखर को इस प्रकार उलीचेगा तो उसका खेत तो सूख ही जाएगा। लोगों को अगर निस्तार का पानी नहीं मिलेगा तो वो कौन सूख जाएंगे। हालांकि यह पोखर सरकारी निस्तार की ज़मीन पर बना था, पर गांव शहर से इतनी दूर था कि ना तो यहाँ सरकार आती थी, न सरकार की कोई चिड़िया यहाँ मंडराती थी। पिंजरा लगने के बाद कैलाश राठौर ने उस साल पूरा पानी अपने खेत में खड़ी फसल में फेरा। उसकी फसल लहलहा उठी। आधी जनवरी बीतने तक पोखर का पूरा पानी उसने अपने खेत में फेर दिया। जब पोखर का पूरा पानी उसकी मोटरों ने चूस चूस कर उसके खेत में फेंक दिया तो उसने सूखे पोखर पर से पिंजरा हटाकर उसे अपने खेत पर रखवा दिया। उसे पोखर को थोड़ी ही कैद करना था, उसे तो पानी को कैद करना था। पानी खत्म तो खेल खत्म। और ये अगला साल है। अगला मतलब पोखर के पानी में कैलाश राठौर के घुसने का तीसरा और पिंजरा लगने का दूसरा साल। इस साल इधर बारिश खत्म हुई और अक्टूबर के लगते ही कैलाश राठौर ने पिंजरा लगा दिया है। वह पिंजरा जो पिछले साल पूरा पानी चूस लेने के बाद हटाया गया था। इस बार हालांकि बरसात ठीक हुई है और पोखर के पानी का गांव वाले और कैलाश राठौर दोनों ही उपयोग कर सकते हैं। मगर बात वही है कि जब कहीं कोई विरोध ही नहीं कर रहा है तो फिर अपनी मनमानी करने में क्या बुरा है। गांव की औरतों के लिए अब अक्टूबर से ही तालाब जाने की परेशानी बढ़ गई है। सिर पर गघरे और हाथ में बाल्टियां लिए या कपड़ों का गट्ठर लिए ये महिलाएं पूरे 3 किलोमीटर का चक्कर लगाती थीं। 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना। बात अक्टूबर या जनवरी की नहीं थी। बात यह थी कि ठंड के दिन वैसे ही छोटे होते हैं और दोपहर बाद घर का काम पूरा करके तालाब जाने वाली महिलाएं जब लौटती थीं तब शाम गहरी हो चुकी होती थी। तालाब से लौटती औरतों को रेंगने वाले सांप बिच्छुओं का डर रहता था, 4 पाँव के जंगली जानवरों का डर रहता था और सबसे ज़्यादा 2 पाँव वाले जानवर का डर रहता था। सांप बिच्छुओं के कांटे की बात, जंगली जानवर द्वारा घायल कर देने की बात तो तुरंत सामने आ जाती थी, मगर 2 पाँव वाले जानवर ने रास्ते में कब किस महिला को डसा यह बात कभी सामने नहीं आती थी। बदनामी और लोक लाज की डर से इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी उन दोनों के बीच ही रह जाती थी, डसने वाले और डसे जाने वाले के बीच में। सुनीता और रमेश के बीच में जो बहस चल रही थी वह इस बात को लेकर ही चल रही थी। सुनीता का कहना था कि गांव के सब मर्द लोग मिलकर कैलाश राठौर द्वारा पोखर के पानी पर पिंजरा लगाए जाने का विरोध करें, पंचायत में बात को उठाएं और पंचायत से काम नहीं चले तो पटवारी से बोलें, शहर जाकर सरकारी दफ्तरों में इस बात की शिकायत करें। आखिरकार पोखर तो सरकार का ही है। जब सरकार को पता चलेगा तो वो तो आएगी अपने पानी को कैद से आज़ाद करवाने। सरकारी पानी को कैद कर लिया गया है और सरकार सोई पड़ी है, यह कैसे हो सकता है। यह सुगबुगाहट गांव की औरतों के द्वारा सारे घरों में फैली हुई थी, मगर घर के मर्द का रवैया लगभग वैसा ही था जैसा रमेश का है। कोई विरोध नहीं करना चाह रहा था। आखिर सबको रहा था, मगर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। जब पुरुष के सामने इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित होती है तो वह अपने अंदर के पुरुष की नाक को बचाए रखने के लिए विकल्प सुझाने लगता है। वह सीधे सीधे नहीं कह पाता कि विरोध करने की ताकत उसके अंदर नहीं है। ऐसा कहने से उसकी मर्दानगी पर आँच आती है और जब सामने उसकी ही पत्नी खड़ी हो तब तो मर्दानगी को बचाए रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रमेश को इस विषय पर जब अपने घर की महिला की तरफ से विरोध आता दिखाई दिया तो वह चुप हो गया, चुपचाप चाय पीता रहा।
चाय पीती हुई अनिल और सुनील भी दादी के पलंग के पास सुनीता द्वारा जलाकर रखे हुए अलाव की गुड़सी के पास बैठे हुए चाय पीते रहे। चाय पीती हुई सुनीता के चेहरे पर कुछ दूर जल रहे चूल्हे की आग के उजाले और गहरा चुकी शाम के अंधेरे के कारण कई प्रकार की परछाइयाँ बन रही थीं और उन परछाइयों के बीच बीच में उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। शाम को जब औरतें तालाब से लौट रही थीं तो सामने गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल को आती देख महिलाएं सड़क पर एक तरफ हो गईं जिससे मोटरसाइकिल निकल जाए, मगर मोटरसाइकिल निकलने के बजाय एकदम उनके पास आकर रुक गई। मोटरसाइकिल पर उस इलाके का पटवारी था। सारी महिलाएं पहचानती थी पटवारी को, आना जाना तो सबके घरों में था उसका। पटवारी को रुकता देख सारी महिलाओं ने राम राम पटवारी साहब कहा। पटवारी गांव वालों के लिए भगवान होता है। राम 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 राम। सारी औरतें तो इधर हैं, तभी तो उधर गांव एकदम भूत के डेरे जैसा लग रहा है, पटवारी ने कुछ हंसते हुए कहा। उसकी बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर चूंकि पटवारी की मोटरसाइकिल रुक गई थी इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं आप लोगों से बात करने ही गांव गया था, पर गांव में कोई नहीं मिला, बस बच्चे बच्चे ही मिले थे। पता चला कि आदमी सब खेत गए हैं और औरतें तालाब पर हैं। मेरी अच्छी किस्मत कि आप सब रास्ते में मिल गए, पटवारी ने कुछ घाघ हंसी हंसते हुए कहा। पटवारी की इस बात से सारी महिलाएं कुछ उलझन में पड़ गईं। पटवारी को उन लोगों से क्या काम पड़ गया भला? महिलाओं के चेहरे पर सवालिया निशान आ गए, मगर इस बार भी कोई महिला कुछ भी नहीं बोली। सब उसी प्रकार चुपचाप खड़ी रहीं। कल कलेक्टर साहब गांव आ रहे हैं, सबसे बड़े अफसर। सरकार ने साफ सफाई को लेकर कोई योजना चलाई है, उसको लेकर बात करने आ रहे हैं। योजना में बस गांव की औरतों से ही बात करनी है। सरकार का कहना है कि अगर गांव की महिलाएं चाहेंगी तभी हम गांव को साफ रख पाएंगे और बच्चों को बीमारी से बचा पाएंगे। पटवारी ने महिलाओं को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर मुद्दा सामने रख दिया। महिलाओं ने पटवारी द्वारा कही गई बात को भी पूर्व की बातों की तरह निरपेक्ष और निरापद भाव से सुन लिया। कल दोपहर 2 बजे आएंगे कलेक्टर साहब, दूसरे गांव का दौरा करते हुए वहां की महिलाओं को जानकारी देते हुए यहां आएंगे। कल आप सब 2 बजे पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाना। याद रखना, कोई भी छूटे नहीं। जो यहाँ नहीं है उनको भी बता देना। आदमियों को नहीं आना है, बस औरतों को ही आना है। आदमी आना चाहें तो आ जाएं, उस पर रोक नहीं है, पर औरतों को तो आना ही है, ठीक है? बराबर 2 बजे कलेक्टर साहब आ जाएंगे। टाइम के बहुत पक्के हैं वो, आपके भले की बात करने आ रहे हैं, इसलिए सबका आना बहुत ज़रूरी है कल। ज़रूरी शब्द कहते समय पटवारी एकदम इंसान से पटवारी हो गया। महिलाओं ने पूरी बात नहीं सुनी, मगर एक ही शब्द सुना, ज़रूरी। सारी महिलाओं ने शब्द के उत्तर में अपने सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान की। पटवारी ने महिला मुस्कुराते देखा तो मोटरसाइकिल को शहर की दिशा में बढ़ा दिया। पटवारी के जाते ही महिलाएं भी गांव की तरफ बढ़ गईं। अगले दिन सुनीता सुबह से बेचैन थी। वह 2 बजने का इंतजार कर रही थी। घर में घड़ी तो थी नहीं, और होती भी तो कौन उसे देखना आता था। जैसे ही अनिल सुनील स्कूल से घर लौटे, वैसे ही सुनीता ने उन्हें खाना परस दिया। वो दोनों खाना खाने बैठे तो सुनीता ने तुरंत कपड़ों का गट्ठर अपने सिर पर रखा, बेटों से दादी का ख्याल रखने और घर से कहीं नहीं जाने का कहकर झटपट दरवाजे से बाहर हो गई। घूंघट काढ़े जब वो पंचायत भवन के पास से निकली तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी। एक लाउड स्पीकर भी लगा था जिसमें बराबर कोई बोल रहा था कि बस हमारे माननीय कलेक्टर साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं। पंचायत भवन का अहाता सरकारी गाड़ियों से भरा हुआ था। एक तरफ टेंट लगा था। सुनीता ने तिरछी नज़र से उधर देखा और तेज़ कदमों से सड़क की तरफ बढ़ गई। उसके पैर कांप रहे थे। डर लग रहा था कि कोई उसे आवाज़ देकर उधर न बुला ले। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद जहाँ कुछ सुनसान है वहाँ सुनीता रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। आज पूरा गांव एक ही जगह इकट्ठा है। सुनीता सिर पर गठरी लिए ऊहापोह में खड़ी थी। बार बार सड़क के दोनों तरफ देख रही थी। वो गला सूख रहा था उसका। कुछ समय और बीता और शहर की तरफ से अचानक एक सफ़ेद गाड़ी प्रकट हुई, गांव की दिशा में बढ़ती हुई। सुनीता ने उस गाड़ी को देखा। उसका कलेजा मुंह को आ गया।
पैर और जोर से कांपने लगे। गाड़ी धीरे धीरे पास आ रही थी। सुनीता उसी तरफ देख रही थी। फिर अचानक सुनीता एकदम सड़क पर आ गई और गांव की ही दिशा में सड़क के बीचों बीच चलने लगी। गाड़ी एकदम उसके पीछे आ गई और हॉर्न बजाने लगी। सुनीता का पैर थर्रा रहा था। गाड़ी हॉर्न बजा रही थी। अचानक सुनीता ने सर पर का कपड़ों का गट्ठर नीचे फेंका और मुड़कर ज़मीन पर बैठ गई। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी थी और सामने कपड़ों का गट्ठर पड़ा और एकदम बीच सड़क पर उकड़ू होकर सुनीता बैठी थी, सर झुकाए। खटाक से कार का दरवाज़ा खुला और उसमें सवार कलेक्टर नीचे उतर पड़े। 30 साल के तरुण विश्वकर्मा की कलेक्टर के रूप में इस जिले की पहली पोस्टिंग है। किसी छोटे गांव से निकलकर उन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। फ्रेश आईएएस अधिकारी हैं वो। कुछ अतिरिक्त संवेदनशील हैं और पहले ज़िले में लगभग सारे कलेक्टर अतिरिक्त ऊर्जा के साथ काम भी करते हैं। बाद में जब उन्हें लगता है कि वो इस सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होने लगती है। इस ज़िले में कलेक्टर के रूप में 2 माह पहले ही उनकी नियुक्ति हुई है। फिलहाल वे पूरी ऊर्जा और संवेदनशीलता के साथ काम करने में जुटे हुए हैं। कलेक्टर के कार से उतरते ही कार ड्राइवर, आगे बैठा गनमैन, पीए सब अपने अपने दरवाजे खोलकर खटाखट नीचे उतर गए, कलेक्टर को घेरते हुए। तरुण विश्वकर्मा ने हाथ के इशारे से सबको पीछे ही रुकने को कहा और सुनीता की तरफ बढ़ गए। उन्हें पता है कि कलेक्टर का रास्ता रोकने के कारण यह लोग कभी भी सुनीता के साथ अभद्रता कर सकते हैं। कलेक्टर का इशारा पाकर बाकी लोग पीछे ही रुक गए। उसके बाद वह गाड़ी वहीं रुकी रही 10 से 15 मिनट तक। सुनीता उसी प्रकार ज़मीन पर बैठी रही और तरुण विश्वकर्मा पास में खड़े रहे। सुनीता बोल रही थी और तरुण विश्वकर्मा सुन रहे थे। बीच बीच में बस अपनी तरफ से कुछ छोटा सा सवाल पूछते थे और उसके बाद फिर से सुनीता ही बोलने लगती थी। कुछ दूरी पर खड़ा तरुण विश्वकर्मा का पूरा स्टाफ हैरान था कि कलेक्टर साहब आखिर कर क्या रहे हैं उस गांव की औरत के पास खड़े होकर। 15 मिनट बीतते और तरुण विश्वकर्मा मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ गए। सुनीता ने भी अपना कपड़ों का गट्ठर उठाया और चुपचाप एक तरफ हो गई, सड़क से हटकर। कार चालू हुई और गांव की दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ गई। सुनीता कुछ देर कार को जाते हुए देखती रही, फिर वह भी कपड़ों के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर पलटी और कार के पीछे पीछे गांव की ही दिशा में बढ़ गई। कुछ देर बाद वह सारी भीड़ जो कुछ देर पहले ही गांव के पंचायत भवन में जमा थी, वह पोखर के किनारे इकट्ठा थी। तरुण विश्वकर्मा सहित सारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और गांव वाले वहां इकट्ठा थे। एक कोने में सुनीता भी गांव की दूसरी महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कलेक्टर साहब अचानक पोखर के किनारे क्या करने आ गए हैं। तरुण विश्वकर्मा हाथ में पकड़े जाने वाले लाउडस्पीकर को लिए खड़े थे। पोखर से सटे हुए कैलाश राठौर के खेत पर वीरानी थी। रोज दिखाई देने वाली चहल पहल वहां दिखाई नहीं दे रही थी। 1-2 बार कुछ अधिकारी उसके खेत पर जाकर भी आ चुके थे। कलेक्टर के सामने कैलाश को तलब करने के लिए ये लोग गए थे, मगर वहां कोई नहीं था। देखिए, ये पोखर आप सब गांव वालों के लिए है। इसका पानी आपके उपयोग के लिए है। इस पर इस प्रकार से किसी के द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध है, बिल्कुल गलत है। हम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और विश्वास रखिए कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भले ही वह व्यक्ति कितना ही दबंग हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। तरुण विश्वकर्मा ने अपने हाथ में पकड़े लाउडस्पीकर पर गांव वालों की दिशा में संबोधित करते हुए कहा। इतनी देर में एक जीप वहां आकर रुकी। उसमें से पटवारी सहित कुछ सरकारी कर्मचारी उतरे। उन्होंने उतरते ही जीप से कुदालें, बड़े बड़े हथौड़े और लोहे की राडें निकालना शुरू कर दी। सारा सामान लाकर उन्होंने पिंजरे के पास रख दिया। गांव वाले हैरत से उस सामान को देख रहे थे। पटवारी के सामान रखते ही तरुण विश्वकर्मा ने हाथ के इशारे से सारे अधिकारी कर्मचारियों को एक तरफ हट जाने को कहा। इशारा पाते ही सारे लोग कलेक्टर के पीछे की तरफ एकत्र हो गए।
बस कलेक्टर का गनमैन और उनका पीए ही उनके पास खड़े थे। हमारा सरकारी अमला चाहे तो अभी 2 मिनट में इस पिंजरे को हटा सकता है, मगर आप लोगों को खुद इसे आकर हटाना पड़ेगा। यह आपका अधिकार है। कोई भी इसे आपसे छीनता है तो आपको उसे बचाने के लिए लड़ना आना चाहिए। आगे आइए और तोड़ दीजिए इस पिंजरे को, आज़ाद कर दीजिए अपने पानी को इस पिंजरे की कैद से। तरुण विश्वकर्मा ने गांव वालों से मुखातिब होते हुए कहा। गांव वालों को यह सुनते ही सांप सूंघ गया। कलेक्टर साहब तो अभी खड़े हैं, चले जाएंगे, बाद में तो यहाँ कैलाश राठौर को ही रहना है। अभी ज़्यादा हिम्मत दिखाकर जोश में आकर होश खो दिया तो बाद में इस जोश का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। यही सोचकर सारे लोग सिर झुकाकर खड़े रहे। डरिए मत, आगे आइए। आप लोग ही सामने नहीं आएंगे तो ऐसे लोगों के हौसले तो और बढ़ेंगे, बार बार बढ़ेंगे। कब तक कलेक्टर और सरकार की तरफ देखेंगे? आज हम पिंजरा हटा जाएंगे, कल लगाने वाला इसको फिर से लगा देगा। ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद ही लड़नी होगी। आगे आइए और उठाइए औजार, तोड़ डालिए इस पिंजरे को, अपने अधिकारों को वापस लीजिए। तरुण विश्वकर्मा ने ललकारते हुए गांव वालों से कहा, मगर गांव वाले उसी प्रकार चुपचाप खड़े रहे। कुछ लोग जो सामने खड़े थे वो धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगे, वहां से भागने के लिए। तरुण विश्वकर्मा ने तीखी नज़रों से गांव वालों की तरफ देखा। सब सिर झुकाए खड़े थे। तरुण विश्वकर्मा ने के चेहरे पर क्रोध के भाव आने लगे। फिर से कुछ बोलने के लिए लाउड स्पीकर को उठाया ही था कि भीड़ में से सुनीता आगे बढ़ी, सधे कदमों से पिंजरे की तरफ देखती हुई। तरुण विश्वकर्मा के चेहरे का क्रोध एकदम गायब हो गया। वह गौर से सुनीता को देखने लगे। सुनीता चलती हुई वहाँ पहुँची जहाँ तरुण विश्वकर्मा खड़े थे। दोनों की नज़रें मिलीं। तरुण विश्वकर्मा ने देखा कि कुछ देर पहले सड़क पर उनके सामने बैठी ग्रामीण महिला सुनीता और इस सुनीता में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। सुनीता एक क्षण को ठिठकी, आँखों ही आँखों में एक धन्यवाद उभरा जो वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। सुनीता वहाँ से उस तरफ को बढ़ गई जहाँ पर औजार रखे थे। उसने वहाँ पहुँचकर उन औजारों में से एक हथौड़ा उठाया, उसे कुछ देर तक अपने हाथों में तौला। फिर उसने मुड़कर भीड़ के उस हिस्से की तरफ देखा जहाँ गांव के सब पुरुष खड़े थे। कुछ देर तक उसी प्रकार वह उस दिशा में देखती रही, फिर एकदम पलटी और तेज़ कदमों से पिंजरे की तरफ बढ़ गई। हाथ में हथौड़ा लिए सुनीता वहाँ पहुँची जहाँ पिंजरे का दरवाज़ा था और उस पर ताला लटक रहा था। कुछ देर तक वह उस ताले को देखती रही और उसके अंदर कैद पानी को भी। फिर उसने हाथ में पकड़ा हथौड़ा हवा में ऊंचा उठाया। टन की तेज़ आवाज़ के साथ वह हथौड़ा ताले पर पूरी रफ्तार से गिरा। एक ही वार में ताले ने अपना मुंह आधा खोल दिया। साथ में खनखनाकर सुनीता के हाथों की चूड़ियाँ भी वहीं टूटकर बिखर गईं। ताला टूटते ही कुछ देर को पिंजरे के चारों तरफ सन्नाटा हो गया। कुछ देर वैसी ही खामोशी रही। सुनीता ने दूसरी बार वार करने के लिए हवा में हाथ लहराया ही था कि किनारे पर खड़ी महिलाएं उस तरफ दौड़ पड़ीं जहां औजार रखे थे। बात की बात में सब ने वहां से कुछ न कुछ उठा लिया और उन औजारों को लेकर पिंजरे को कसकर रखे हुए नट बोल्टों पर टूट पड़ीं। खनाक, टन, झन्न की आवाज़ें गूंज रही थी। नट बोल्ट टूट टूट कर पानी में समाते जा रहे थे। उनके टूटने के साथ ही चरमराता जा रहा था वह लोहे का पिंजरा। कुछ हाथ एक लय में हवा में लहराते थे और ऊपर से पूरी ताकत के साथ आकर पिंजरे पर गिरते थे। उनके गिरते ही कुछ लोहे के नट बोल्ट और कुछ कांच की चूड़ियाँ अलग अलग आवाज़ों के साथ टूट टूट कर बिखर रहे थे। दोनों तरफ पिंजरे टूट रहे थे। एक वह पिंजरा था जो लोहे का था और जिसके अंदर इच्छित जल कैद था। यह पिंजरा लोहे के नट बोल्टों के टूटने से टूट रहा था। दूसरा पिंजरा हाड़ मांस का पिंजरा था
यह पिंजरा भी हथौड़े और कुदाल की हर चोट पर टूट रही कांच की लाख की चूड़ियों के साथ टूटता जा रहा था, बिखरता जा रहा था। उसके अंदर कैद जल भी लहराने लगा था। किनारे खड़े गांव के पुरुष चोर नज़रों से और कुछ दूरी पर हाथ में लाउडस्पीकर लिए खड़े तरुण विश्वकर्मा हतप्रभ होकर इस दृश्य को देख रहे थे। अधिकारी और कर्मचारी तो जैसे पत्थर के हो चुके थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तरुण विश्वकर्मा के अंदर कुछ उमड़ रहा था जो ऊपर उठकर पलकों के किनारों से होकर बहना चाह रहा था, मगर वो कलेक्टर थे, इसलिए उन्होंने उस उमड़ने को पूरी ताकत लगाकर अंदर ही रोका हुआ था। कलेक्टरों को यह बात ट्रेनिंग के दौरान सख्ती से बताई जाती है कि उनको सार्वजनिक स्थान पर कभी भी अपनी भावनाएं नहीं दिखानी हैं, और उसमें भी भावुकता वाली भावनाओं को तो एकदम ही रोके रखना है। पिंजरा टूटता जा रहा था, चूड़ियाँ बिखरती जा रही थी, हथौड़े ऊपर उठ रहे थे, पिंजरे पर गिर रहे थे, और एक समन्वय के साथ ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। अपने अंदर के पानी को रोक कर खड़े हुए तरुण विश्वकर्मा को याद आ रही थी कक्षा 8वीं में हिंदी की किताब में पढ़ी हुई कविता, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कहानी पंकज जी, धन्यवाद कैद पानी के इस रोचक और प्रेरक कथा पाठ के लिए। जलापूर्ति भारत की प्रमुख समस्या है और उसकी चिंता तो विश्वव्यापी है। जॉन एफ कैनेडी के 2 कथन विश्व प्रसिद्ध हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी ऑन वाटर, और एनीवन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर विल बी वर्दी ऑफ 2 नोबेल प्राइजेस, वन फॉर पीस एंड वन फॉर साइंस। जल विमर्श मेरे ख्याल से एक साहित्य का नया विषय होना चाहिए जिस पे आपने पहल की, शुक्रिया। हमारे श्रोताओं के जो भी आपकी कथा के संबंध में प्रश्न हो या साहित्य से संबंधित, उस पे हम लोग बात करेंगे। सजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे पहले कथा के बारे में, या अगर तुम्हारा कोई प्रश्न हो, या पंकज जी के बारे में? जी जी जी, सवाल पूछने से पहले हम कुछ कहना चाहें। जी जी, पंकज जी, जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, सालों से मैं इनको पढ़ रहा हूँ, और हर बार जो अनुभूति होती है वो आज इनको सुनते हुए मुझे और भी अधिक महसूस हुई। जब भी ये कुछ कहानी लिखते हैं, इनकी कहानी को हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक पूरा चित्र उभर आता है। मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हम शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, कहानी नहीं सुन रहे हैं, कोई शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं। एक एक दृश्य आप विजुअलाइज कर पाते हो कि हाँ ये हो रहा है और ये हो रहा है, और इतने अच्छी कहानी को हमारे इस मंच पर आपने प्रीमियर किया। जल्दी ही ये कहानी भी इनके किसी पब्लिकेशन में ज़रूर आएगी। तो पंकज जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि निमंत्रण पर आप आए और आपने ये इतनी अच्छी कहानी हमें सुनाई। यकीन मानिए, ये आधे घंटे का जो समय निकला है बिल्कुल पता नहीं लगा, 1 मिनट के लिए भी कोई इंसान इधर उधर नहीं गया है। सभी ऑडियंस में जो बैठे हैं, इनफैक्ट वो लोग भी शायद इस बात की गवाही देंगे कि उन्हें भी ये कहानी इतनी पसंद आई है। तो ये हमारा पहला आयोजन था कथा चर्चा का, जिसे आपने सार्थक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र इस कहानी में भी किया है, और आपकी एक कहानी और है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही है। हालांकि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया थी चीज़ों को हड़पने की, वो आपने एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया है। तो जानना चाहूँगा कि क्या ये आपका एक पसंदीदा रूपक है? हाँ संजीव जी, मुझे ये रूपक बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इससे हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि क्योंकि भारत जैसा इतना बड़ा देश है जिसको रातों रात कोई आकर इसको गुलाम नहीं बना सकता और यहाँ पर अपना राज नहीं कर सकता। वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। और मैं हमेशा ये, जैसे आपने जिक्र किया मेरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें भी यही है कि जब हम पहले कदम पर प्रतिरोध नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसके हौसले बढ़ते हैं, तो वो दूसरा स्टेप लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में यही था कि वो रेल की जो बर्थ है उसके ऊपर कब्जा करते हैं वो लोग, पति पत्नी मिलकर, और ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पर कैलाश राठौर पहले उसके चारों तरफ पिंजरा नहीं लगाता है, पहले साल केवल मोटर लगाता है। जब प्रतिरोध नहीं आता है तो फिर दूसरे साल वो पोखर को पिंजरे से बंद कर देता है। तो ये मेरी बहुत पसंदीदा रूपक इसलिए क्योंकि हम भारतीयों के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों करें प्रतिरोध, कोई और कर देगा, और शायद इसी कारण ये समस्या हमारे सामने आती है। जी जी पंकज जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत।
मैं कहना चाहूंगा कि पंकज सुबीर जी आपको काफी बार पढ़ा है, और ये मेरा पहला अनुभव है कि मैं आपको सुन रहा हूँ। और वाकई ये कहानी, जैसे कि सजीव जी ने बोला, कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक पूरा व्याख्यान था और एक चित्रण था। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं एक शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ, बिकॉज आई टीच डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स टू माय स्टूडेंट्स। तो मैं वाकई ये सोच रहा था कि ये बहुत ही अच्छा विषय है और एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि इस स्टोरी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की जाए। वाकई बहुत खूबसूरत। तभी अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहानियां इतनी प्रेरणादायक होती हैं और इतनी खूबसूरत होती हैं कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके साहित्य के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं जब जब इस चीज को पढ़ रहा था कि आपके साहित्य पे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, तो कितना खूबसूरत जो है आपकी आपकी खूबसूरत जर्नी रही है। साहित्य को लेकर के सभी विधाओं में आप लिखते हैं और विभिन्न विधाओं के पारखी हैं आप, और एक छोटी सी उम्र में, मैं तो मतलब आपकी उम्र को बिल्कुल छोटा ही कहूंगा, कि इसमें आपने जिस तरीके की ख्याति जो है वो प्राप्त करी है, इतने सम्मान आपको मिले हैं, वाकई आप सम्मान योग्य हैं। और बहुत ही आपका जो साहित्य है बहुत सुदृढ़ है, सशक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी पंकज जी, आपके यहाँ पधारने के लिए। जी जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, काफी लोग हैं जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज बने रहिए। हम लोग सबको एक एक करके ऊपर लेंगे। अगर आपके प्रश्न है पंकज जी से, तो हम जरूर आपको एक एक करके जो है आपसे मुखातिब होंगे। आप प्लीज बने रहिए, और हैंड रेज का ऑप्शन ऑन है। आप जब अब आप ऑन करेंगे हैंड रेज, तो जी प्रतिमा जी आपने किया है, मैं आपको बुला रहा हूँ ऊपर, लेकिन आप प्लीज तब तक म्यूट रखिएगा अपने आप को, जब तक हम श्रोताओं से प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, और उसके बाद अभिव्यक्ति जी आप अपने प्रश्न के लिए तैयार रहिए। हाँ जी, नमस्ते और शुक्रिया अनुराग जी। पंकज जी की कहानी आपने मुझे जैसे पहले भेज दी थी, मैंने पढ़ी भी थी, और अभी सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। इनकी कहानियाँ मैंने पहले भी पढ़ी हैं। अकाल में उत्सव मेरी फेवरेट किताब है उनकी लिखी हुई। तो मेरा एक सवाल है पंकज जी आपसे, कि आपकी कहानियों में आप महिला किरदारों को एक प्रमुख पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अकाल में उत्सव में गांव का नाम सूखा पानी है और यहाँ कहानी का नाम कैद पानी है, और दोनों ही जगह पर राम प्रसाद की पत्नी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा अकाल में उत्सव में, और यहाँ पर भी सुनीता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो महिलाओं के प्रति ये जो दृष्टिकोण है आपका, कि महिलाएं आगे आकर के अपना वर्चस्व दिखाएं या उनकी शक्ति को प्रदर्शित करें, किस तरह से ये सोच करके आप कैरेक्टर बनाते हैं, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जी पूजा जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि कहानियाँ सुनाने लायक और सुनने लायक कहानियाँ सब महिलाओं के पास ही हैं, पुरुषों के पास कोई कहानी नहीं है। और जो मैं बार बार जैसे कमला का चरित्र गढ़ा है उसमें, या यहाँ सुनीता का चरित्र है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि हम पुरुषों ने इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बहुत ऐसा पृथ्वी, तो अब इसको अगर कोई बेटर कर सकता है, इसको कोई बेहतर कर सकता है, तो महिलाएं ही इसको अब शायद फिर से रहने लायक बना सकती हैं। तो इसीलिए मेरी हर कहानी में महिलाएं इस तरह से उभर कर सामने आती हैं, नेतृत्व को लेकर और इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर। तो वो मेरे अंदर हमेशा से वो एक सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं को लेकर ये रहा है कि अब समय वही है कि जो पुरुषों ने इस पृथ्वी को जो रहने लायक नहीं छोड़ा है, इसको महिलाएं जिस तरह से घर में वो एक झाड़ू लेकर निकलती हैं और पूरे घर को घर बनाकर लौट आती हैं, उसी तरह से एक झाड़ू लेकर महिलाओं को निकलना पड़ेगा और इस पृथ्वी को फिर से रहने लायक बनाने निकलना पड़ेगा। तो इसी कारण मेरी कहानियाँ ऐसी होती हैं। क्या बात है पंकज जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और वाकई आपकी महिला कैरेक्टर जो हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली जब वे अपना पार्ट इस तरह से निभाती हैं जहाँ पर कोई और कदम नहीं उठाता है, वे त्याग के लिए भी आगे रहती हैं, और कोई मोर्चा संभालना हो या कहीं क्रांतिकारी कदम उठाना हो उसके लिए भी बहुत आगे आती हैं। तो ये तो बहुत ही विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कहानियों की, जो वाकई बहुत
सराहनीय काम है। जनरली ऐसा दिखाया नहीं जाता है, कहानियों में औरतों को बहुत कमजोर दिखाया जाता है, तो यहाँ जो ये मजबूती से खड़ी रहती हैं महिलाएं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली इस तरह का कैरेक्टर। थैंक यू सो मच पंकज जी। धन्यवाद पूजा जी। अभिव्यक्ति जी, आपका एक प्रश्न है जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी रेडियो प्लेबैक इंडिया की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया आज क्लब हाउस पर कि हमें पंकज सुबीर जी की कथा चर्चा सुनने को मिली। और मैं पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, पर सुनने पर जो आनंद मिलता है वो अलग होता है। और जिस तरह का पंकज जी की कहानियों के जो टाइटल होते हैं, जो उनका शीर्षक होता है, वो अपने आप में ही एक उत्सुकता पैदा करता है। जब कैद पानी आप इसका शीर्षक पढ़ते हैं तो एक मन में एक कुतूहल जागता है कि पानी को कैसे कैद किया जा सकता है। और जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि समाज में बहुत सारी चीज़ों पे इसमें चर्चा की गई है। नारी की दशा और समस्याओं पर, समाज में दबंगों की दादागिरी पर, जल की समस्या पर, और सरकारी व्यवस्था में फंसे अधिकारियों की मजबूरी और फिर भी समस्या के निदान को निकालने की उनकी कोशिश पर। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इस कहानी में बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस कहानी में दिखाया गया है कि यहाँ पर सुनीता नारियों की उस समाज में उस दशा को प्रस्तुत कर रही है, उसकी प्रतीक है कि उसे अपनी दशा बदलने के लिए जो दिशा देनी है वो उसे खुद देनी पड़ेगी। अगर वो निर्भर रहेगी अपने घर के पुरुषों पर या समाज पर, तो उसे अपनी समस्या के समाधान नहीं मिल पाएंगे जब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उसके दिमाग में आया और वो अपना समय सुन लिया था उसने पटवारी से कि 2 बजे उनकी जीप आने वाली है, और वो जाकर वहाँ बैठ गई और उनसे आंखें भी नहीं मिलाई, नीचे बैठी उसने अपनी सारी कथा उनके सामने कह दी। हालांकि कहानी में जो वार्तालाप है वो नहीं दिखाया गया, पर वो हमारे सामने चित्रित हो गया कि उसने क्या कहा और कलेक्टर साहब ने क्या सुना। तो बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है। तो पंकज जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से दिखाया कि एक पोखर को उन्होंने पिंजरे में कैद कर लिया, क्या आपने अपनी पत्रकारिता के दौरान कोई ऐसी घटना देखी या सुनी थी जहाँ से आपको इस तरह से ये पानी को कैद करने की कहानी लिखने की प्रेरणा मिली? ऐसा तो नहीं है कि, पर ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ पर खेती का जो वो होता है, तो उसमें ये होता है कि कुछ जो दबंग गांव के जो दबंग लोग रहते हैं वो ये करते हैं कि जो सार्वजनिक जो पोखर का पानी है उसको अपने खेत में फेर लेते हैं वो, जबकि वो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं है। फिर गाँव के पास में फिर पूरे साल भर के लिए पानी की समस्या आ जाती है। तो वो चूँकि इतने तक तो होता ही है, तो ये बात का रूपक फिर मैंने गढ़ा कि शायद कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब दबंग लोग उसको इस तरह से कैद भी कर लिया करेंगे। तो वो ये ज़रूर मैंने जब पत्रकारिता के दौरान देखा था कि एक गांव के दबंग ने एक जो निस्तार वाले पोखर के चारों तरफ तार की फेंसिंग करके, बारबेड वायर की तार फेंसिंग करके रोक दिया था उसे। तो बात वही थी लगभग। तो वहां से कहीं इसका बीज पड़ा मेरे दिमाग में। धन्यवाद पंकज जी, अभिव्यक्ति जी। प्रज्ञा जी, आपका प्रश्न, और उसके बाद हम लोग समीर जी, पीयूष जी और सभी श्रोताओं से मेरा फिर अनुरोध है, जिनका भी प्रश्न हो या जो भी कुछ पूछना चाहें वो हैंड रेज करें ताकि हम उन्हें ऊपर स्पीकर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। बहुत ही अच्छी कहानी और ये कहानी पाठ सुनने का सौभाग्य। जो बातें आई इस कहानी में, पंकज सुबीर जी की कहानी में, जल विमर्श, जैसा कि अनुराग जी ने कहा, और स्त्री की स्वतंत्रता की इच्छा और जो स्वतंत्रता की उत्कंठा का जो मर्म यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है, वो दोनों ही बहुत ही केंद्र में रखकर बनाया विषय है पूरी कहानी का। मैं यहाँ पर पंकज सुबीर जी से पूछना चाहूंगी कि आपने जो स्त्री स्वतंत्रता की जो उत्कंठ इच्छा और जो आपकी पूरी कहानी को ये मालूम था कि वो स्त्री ही होगी जो एक अलग कुछ करने की दृढ़ता रखेगी और आगे आएगी, ऐसा क्या आपने अपने एक कहानीकार और व्यक्ति के रूप में
क्या आपने अपने आसपास भी अनुभव किया है कि स्त्रियां ही थीं आपके जीवन में, या जिन्होंने कोई नए कदम और अपने परिवेश से बाहर निकलने, उसे तोड़ने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी प्रेरणा आपको इस कहानी के लिए मिली? जी प्रज्ञा जी, असल में इस तरह का तो नहीं, लेकिन मेरे जब मैं जिन दिनों पत्रकारिता करता था उस समय की एक घटना मेरे दिमाग में थी। एक गांव में पहली बार एक शराब की दुकान खुल रही थी और गांव की स्त्रियां उसके बहुत विरोध में थीं कि इस गांव में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और जो पुरुष थे उसमें से वो अधिकांश मतलब 70-75% पुरुष भी इस बात के समर्थन में थे कि दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन चूंकि हर जगह शराब के ठेकेदार जो होते हैं वो दबंग होते हैं, तो इसके कारण कोई पुरुष आगे नहीं आ रहा था कि इस बात का विरोध करें कि इस गाँव को ज़रूरत नहीं है शराब की दुकान की। पर वो वही बात हो रही थी कि कैसे किया जाए। तो वो उस गांव की महिलाओं ने इकट्ठे होकर पास के किसी कस्बे में जहां कलेक्टर आए हुए थे वहां जाकर उनको घेर लिया चारों तरफ से और उनको एक ही बात उनके सामने रखी कि हमारे गांव में शराब की दुकान नहीं आनी चाहिए। और फिर वही हुआ कि आखिरकार उस गांव में कलेक्टर ने आदेश दिया कि नहीं, जब इस गांव के लोग नहीं चाहते हैं तो इस गांव में शराब की दुकान नहीं खोली जाए। तो वहाँ से मुझे लगा कि जो काम पुरुष जिस काम को करने में डर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उस काम को महिलाओं ने इतने अच्छे से तरह से कर दिया और कलेक्टर के पास जाकर अपनी बात रखी और आखिरकार वो दुकान नहीं खुली। तो निश्चित रूप से वहाँ से कहीं प्रेरणा थी मुझे कि इसमें भी महिलाएं ही आगे आएंगी तभी ये काम हो पाएगा। तो ये प्रेरणा वहीं से मुझे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू प्रज्ञा जी। पीयूष जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? और श्रोताओं को एक बार याद दिला दूं, पीयूष जी एक बहुत पुराने पॉडकास्टर हैं, साहित्य के साथ उनका पुराना जुड़ाव है। थैंक यू अनुराग जी। पंकज जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो वाचन किया, आपने जो कहानी सुनाई बहुत ही खूबसूरत थी और सही में हमारी शाम बना दी। तो हमारे साथ ये कहानी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी सारी बातें कहानी पे ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी सारे सवाल हो चुके हैं। जो एक बात जो मुझे बहुत ही ख़ास लगी और कुछ हद तक आपने भी उस पर जवाब भी दिया, वो ये थी कि आपने सरकार या किसी सरकारी अफसर को वो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक इमेज जो होती है उनकी, खासकर इस तरह की कहानियों में आज तक जो दिखाते आए हैं, उससे हटकर अलग दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे बदलाव की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर जो कलेक्टर है वो बनना चाहते हैं हिस्सा ये बदलाव लाने का। तो ये जो है, और माफ़ कीजिएगा मैंने आपकी ज़्यादा कहानियाँ नहीं पढ़ी है, तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो सरकार की जो एक इमेज पे भी जो एक आपने टिप्पणी की है कि भाई ये इस तरह की है, ये इस कहानी पर आपने जानबूझकर इस तरीके से लिए क्योंकि ये कलेक्टर ऐसा है, या फिर आपकी कोशिश रहती है कि आप ये इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें अपनी कहानियों के थ्रू? जी पीयूष जी, अगर आप मेरा उपन्यास जो है अकाल में उत्सव, उसमें तो वो पूरा प्रशासन के विरोध में चलता है। उसमें सारी चीज़ें प्रशासन और कलेक्टर के विरोध में चलती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि जो लोग पदों पर बैठे हैं वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, तो जिस तरह से हम सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह जाएंगे तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। उसके कारण हम पूरे सिस्टम, पूरी व्यवस्था को ख़राब नहीं कह सकते। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बैठा है किसी जगह, इन दिनों मैंने ये देखा है कि कुछ नए उम्र के जो लोग आ रहे हैं, अधिकारियों के रूप में सामने आ रहे हैं, उनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा सा अलग दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। तो मैं हमेशा कहानी लिखते समय यही सोचता हूँ कि किसी कहानी में अगर व्यवस्था को लेकर बात हो रही है तो अधिकारी अच्छे बुरे होते हैं, तो दोनों पक्ष सामने आ जाए, ये अच्छे अधिकारी भी हैं, बुरे भी हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। इस पर्टिकुलर कहानी में चूँकि जो कलेक्टर है वो युवा है, बिल्कुल फ्रेश आईएएस अफसर कहते हैं जिनको हमारे यहाँ, तो फ्रेश आईएएस अफसर जहाँ भी होते हैं वहाँ थोड़ा सा
काम करने का शुरुआत के 2 साल 4 साल 5 साल तक उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, फिर धीरे धीरे वो सिस्टम उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो इसमें तोड़ देता है। हाँ, वो तोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल। और तो मैं असल में मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये भी था कि जब आप लिख रहे थे तो ये जो नए आईएएस ऑफिसर है, क्या आपने कहानी में तो आए नहीं, लेकिन क्या आपने सोचा कि भाई हो सकता है इनकी अपनी भी कोई कहानी हो, कोई बैक स्टोरी हो जिसके कारण इन्होंने गांव वालों की मदद करना चाहा, कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ तक जाने की? हाँ नहीं, वो बस वो चूंकि कहानी में उतनी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कहानी में हमारे पास एक सीमित स्पेस होता है कि आपको इतने में ही अपनी बात कहनी है। जब हम उपन्यास में जाते हैं तब अंतर कथाएं और उपकथाएं लाने का समय होता है और स्पेस भी होता है। पर निश्चित रूप से अगर ये कलेक्टर इतना संवेदनशील है तो निश्चित रूप से वो किसी ऐसे माहौल से या किसी ऐसे परिवेश से ज़रूर आया होगा जहाँ उसने ऐसी चीज़ों को देखा होगा, तो हाँ, उसी के कारण ये संवेदनशीलता अंदर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। धन्यवाद। श्रोताओं से एक बार फिर मेरा अनुरोध है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो जरूर अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको ऊपर पैनल में ला सकें। पंकज जी, वास्तव में ठेठ गांव की भारतीय नारी का साहस जिस तरह से आपने इस कहानी में दिखाया वो प्रेरक है। बहुत ही अच्छा लगा कहानी को पढ़ के, और खासकर सारा वर्णन, एक तरफ बीड़ी फूंकता पति, दूसरी तरफ चूल्हा फूंकती पत्नी, लेकिन वही चूल्हा फूंकती पत्नी एक तरह से क्रांति का रूपक बनती है। और जैसा अभिव्यक्ति ने पीछे कहा कि बिना कहे जो बात सुनी गई, एक अनकही का एक अलग महत्व होता है कहानी में, और आप तो ऑब्वियसली इतने कुशल शिल्पी हैं। अनुराग जी, मैं कह रहा हूँ सुनीता जी हैं और मेरे ख्याल से अभिव्यक्ति भी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ, गो है। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रही थी, मैं ये कह रही थी कि जब पंकज जी की कहानी मैंने पढ़ी तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दी थी एक लाइन कि वो कलेक्टर साहब किसी छोटी जगह से निकल कर आए थे, तो उनकी संवेदनशीलता, वो समझ आ रही थी कि वो दर्द महसूस कर पा रहे थे, और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था जब गांव वाले उनके कहने के बावजूद आगे बढ़कर उस पिंजरे को नहीं तोड़ रहे थे। और जब उस महिला ने उठकर उसको तोड़ा तो उनकी आंखों की कोरों से आंसू बहने वाले थे, पर उन्हें रोकना आता था। तो वो संवेदनशीलता दिखाती है कि वो गांव के या किसी छोटे परिवेश से ही आए होंगे जहां उन्होंने ये समस्या देखी हो। तो वो मुझे थोड़ा सा बोलना था। और दूसरा ये, पंकज जी से अगर आप लोगों के पास समय हो और पंकज जी पढ़ सकते हो तो मैं उनकी कोई गज़ल सुनना चाहूँगी, बिकॉज कहानी उन्होंने इतनी अच्छी सुनाई है। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो और पंकज जी सुना सकते हो तो एक गज़ल ज़रूर सुनना चाहूँ। अच्छा सुझाव है, अगर पंकज जी मानेंगे तो प्रश्नोत्तरी के बाद हम लोग जरूर ये गज़ल सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी का प्रश्न कोई छूट जाए या पीछे रह जाए। एक बार फिर अनुरोध, आपके पास अगर कोई कथा से संबंधित प्रश्न हो। सुनीता जी और नीरज अभी जुड़े हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें या फिर जी नीरज जी। हाँ, नमस्ते पंकज जी। मैं पिछले करीब 30 साल से रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ही काम करता रहा हूँ, और जो सिचुएशन आप बता रहे थे वो ऐसा लगा जैसे कि मेरे काम के दौरान बराबर ऐसा आता है। और डेफिनेटली महिलाओं का जो रोल है, और ख़ास करके जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ झारखंड, तो यहाँ पे जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त पहले से हैं, क्योंकि उनका जो अपना एक स्ट्रक्चर है, जो एक कल्चर है, उसमें वो वैसे भी पुरुष के अपेक्षा वो प्रोएक्टिव होती हैं। तो मुझे वैसे ही लग रहा था, मुझे भी अचानक से याद आ गया एक ऐसे ही कहानी। अब उसको अगर कहानी लिख देते तो शायद ऐसे ही बन जाता, लेकिन एकदम सिमिलर एक गुमला का एक कहानी याद आ गया। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका कहानी। बट इसमें एक पॉइंट मैं शायद ऐड करना चाहूँगा इसमें, जहाँ तक कलेक्टर की बात है। तो आप देखेंगे एक चीज़ अपने काम के दौरान जो मुझे एहसास हुआ कि जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो हमेशा से सेंसिटिव होते हैं या दिखते हैं, प्रॉब्लम नीचे आता है। और ये प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये सिस्टम ही कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि ऊपर से नीचे तक हर कोई कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उस पूरा जो एक प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो ये एक ऐसा समस्या है जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष के कारण हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत अच्छा हो रहा है उस समय में, लेकिन उसके वहाँ से ट्रांसफ़र होते फिर सिस्टम वैसा का वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी वो एक मतलब, हालांकि आपने जैसा भी बताया कि उपन्यास होता तो उसके अंदर में और भी उपकथा और ये आता तो शायद आ पाता उसमें ये पूरा चीज़, लेकिन समस्या यही है कि एक कलेक्टर शुरू के उम्र में
बहुत जोश में काम करता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका ये हो जाता है। जैसे पटवारी का रोल है, हम ये ज़्यादातर देखते हैं कि जो नीचे के अधिकारी होते हैं उनमें ये सेंसिटिविटी क्यों नहीं होती है, वो भी तो इसी कहीं ना कहीं हमारे इसी बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। एनीवे, मतलब ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद नीरज जी। एक बार हम लोग फिर श्रोताओं को याद दिला दें कि कथा चर्चा रेडियो प्लेबैक इंडिया का एक नया कार्यक्रम है जिसमें हम कथाकार के साथ उनकी कहानी सुनते हैं और उस कहानी पे चर्चा करते हैं। आज उसका पहला एपिसोड पंकज सुबीर जी के साथ उनकी कहानी कैद पानी पर चर्चा के साथ हुआ था। मुझे थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाना पड़ेगा, तो मनोज प्लीज आगे का कार्यक्रम आप चलाएं। पंकज जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद, आभार। आपने इस कथा में भारतीय ग्रामीण जीवन का जैसे पूरा प्रवाह गागर में सागर की तरह समेटा है और बहुत ही अच्छी तरह। चलने से पहले बस एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विसेज वाले अधिकारी हैं उन लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उनकी बहुत अच्छी पीछे से शिक्षा, और बहुत बार वो लोग अध्यापन या दूसरे क्षेत्रों से आए होते हैं या उन्हें प्रशासन का पूर्व अनुभव होता है, तो बहुत सारी अपेक्षाएं जो उनके साथ हम रखते हैं वो उन पे खरे उतर सकते हैं और अक्सर उतरते भी हैं। लेकिन पटवारी या दूसरे लोग वो जिस माहौल से आते हैं और जितनी लिमिटेड उनकी ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल से उनके प्रशिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि वो समस्याओं को उसके सही रूप में देख सकें और सत्य के साथ खड़े हो सकें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। और अनुराग जी, आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप थोड़ी के समय के अंतराल के बाद वापस हमारे साथ जुड़ें, और आप जितनी जल्दी आ सकें तो प्लीज कोशिश कीजिएगा आने के लिए। नमस्कार मनोज। थैंक यू अनुराग जी। वाकई मतलब जो ये आज जो हम लोगों ने कहानी सुनी कैद पानी, वो वाकई ग्रामीण जीवन का जिस तरीके से चित्रण पंकज सुबीर ने किया है, मुझे लगता है नहीं कि इनके अलावा शायद कोई और इतनी खूबसूरती से और इतनी सहजता से इतनी गहरी कोई बात लिखी जा सकती है। और अगर लिखी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुबीर जी की ही कलम से अपेक्षित भी थी, और वो ही जो है वो इतना खूबसूरती के साथ इतनी गहरी बात को इतने मैं कहूँ कि सिंपल शब्दों में और कहानी को और के परिवेश में लिखी जो उन्होंने। श्रोताओं के अनुरोध पर आइए पंकज जी से सुनते हैं उनकी एक गजल। वो जब कहते हैं कि जोड़ा गया है, वो जब कहते हैं कि जोड़ा गया है, समझिए कुछ न कुछ तोड़ा गया है। वाह वाह। वो जब कहते हैं कि जोड़ा गया है, समझिए कुछ न कुछ तोड़ा गया है, और तरफदारी है या साजिश है कोई, तरफदारी है या साजिश है कोई, यहाँ दरिया को क्यों मोड़ा गया है। वो जब कहते हैं कि जोड़ा गया है, समझिए कुछ न कुछ तोड़ा गया है, और सभी का जिक्र है बातें सभी की, सभी का जिक्र है बातें सभी की, हमारा नाम बस छोड़ा गया है। और कुछ शेर यूँ कहा है कि पिटेंगे सारे मोहरे सब्र तो कर, पिटेंगे सारे मोहरे सब्र तो कर, अभी तो सिर्फ एक घोड़ा गया है। बहुत खूबसूरत ये शेर, प्लीज सर मुकर्रर कीजिए। मुकर्रर। पिटेंगे सारे मोहरे सब्र तो कर, पिटेंगे सारे मोहरे सब्र तो कर, अभी तो सिर्फ एक घोड़ा गया है, और किसी अफसर को अर्जी दी है मतलब, किसी अफसर को अर्जी दी है मतलब, किसी पत्थर पे सर फोड़ा गया है। ये तो बहुत कमाल का शेर है, बाकमाल। किसी अफसर को अर्जी दी है मतलब, किसी पत्थर पे सर फोड़ा गया है। और आखिरी शेर है कि गरीबों के लिए आया बहुत था, गरीबों के लिए आया बहुत था, गरीबों तक बहुत थोड़ा गया है। बहुत खूबसूरत, जिंदगी की सच्चाइयों को, हकीकत को बयान करते हुए गजल। शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। और मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे 6:30 बजे कहीं पहुँचना है, इसलिए तो पंकज जी देखिए, छोड़ने का तो मन मुझे बिल्कुल भी नहीं है, शायद किसी को भी नहीं है। जी। लेकिन मुझे एक बस जाते जाते एक चीज बता दीजिए जी। पुष्किन जो आपको अवार्ड मिला है जी, ले आए हैं, जाना है, हो गया,
नहीं, अभी तो जाना है मुझे, क्योंकि वो तो मई जून के आसपास कार्यक्रम होगा। वो अभी तो डिक्लेयर हुआ है केवल, और अभी तो कोविड की परिस्थितियां हैं, वो भी अभी विश्व भर में ऐसी नहीं सुलझी हैं कि प्रोग्राम या आवाजाही शुरू हो पाए। पर अभी वो डिक्लेयर हुआ है और संभवतः मई या जून के में होगा वो कार्यक्रम, तब जाऊंगा मैं फिर लेने के लिए वो। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये चीज, बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। जी, और जी। मैं चाहूंगा, हम सभी चाहेंगे, रेडियो प्लेबैक इंडिया की पूरी टीम ये चाहेगी कि आपसे दोबारा रूबरू होने का मौका मिले हम लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरा घर का प्लेटफॉर्म है। जब सजीव जी और आप लोग आदेश करेंगे मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी कहानियां सुनी आपसे जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सब बहुत आभार सर। और नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे कि आपका रूटीन और डाइट चार्ट क्या है, आपने उम्र को कैसे पकड़ रखा है। बिल्कुल 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 बताऊंगा मैं, अगली बार सारी बातें करते हैं हम लोग। जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज कहानी सुनकर। जी नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते नमस्ते। तो श्रोताओं, ये थे प्रसिद्ध साहित्यकार पंकज सुबीर, और आप सुन रहे थे रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से कथा चर्चा, जिसमें पंकज सुबीर जी ने उनकी कहानी कैद पानी का पाठ किया और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कथा चर्चा के अगले अंक में, जिसमें हमारे साथ आ रहे हैं एक और प्रख्यात साहित्यकार जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ा नाम हासिल किया है, दिव्य प्रकाश दुबे। और हमारी चर्चा होगी उनके नए उपन्यास इब्ने बतूती पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Radio Playback India.